गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल रहे थे और आपको घर से करने के लिए दिया था अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण म्यू का फॉर्मूला √n गुणा n+2, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल n है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। तो देखिए जो पहला आपको घर से करने के लिए दिया था Fe+2, Fe+2 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। तो देखिए पहले अपन आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे जिसका परमाणु क्रमांक होता है 26। तो आर्गन 18, ये तो 18 तक हो गया। और उसके बाद 4s में 2 20 और 3d में 26 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब अपन को दिया है Fe+2, यानी आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बाहर वाले कोष से जाएंगे, और बाहर वाला कोष कौन सा है? चौथा है 4s। 3d ये तो तीसरे कोष में है, 4s ये चौथे कोष में है। तो बाहर वाला कोष हो गया 4s। तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे? 2, क्योंकि प्लस कितना है? 2 है। तो अब देखिए अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे Fe+2 का, ठीक है। तो आर्गन 18, 3d 6, 4s 0। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है Fe+2 का। अब देखिए तो ये Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, जिसके अंदर अपन को निकालना है चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण के लिए अपन को चाहिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो आर्गन तक तो सारे के सारे युग्मित होंगे। अब 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है। 3d में यानी कोई भी d हो उसमें अधिकतम कितने बढ़ते हैं? 10 बढ़ते। यहाँ पे 6 है यानी ये अधूरा है, और जो उपकोष अधूरा होता है वहां अपन को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो ये 3d के 5 कक्षक हो गए, 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² y² और 3dz², ठीक है। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो हुंड के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले एक इलेक्ट्रॉन, पांचों में एक हो गए, और ये हो गया छठा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि यहाँ 3d में 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है, ये अयुग्मित है और ये भी अयुग्मित है। तो यहाँ पे Fe+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो
म्यू इजकल टू, अब म्यू का फॉर्मूला है अंडर रूट एन गुणा एन प्लस 2, यहाँ पे एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो यहाँ कितनी है 4 है, तो यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू रख दीजिए 4, तो 4 गुणा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 इंटू 4 24, ठीक है। अब अंडर रूट 25 का मान अपन को पता है 5 होता है, तो अंडर रूट 24 का 5 से थोड़ा कम, और ये होता है 4.90, और चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक Bm बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो कल अपन ने देखा था यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है 4 तो चुंबकीय आघूर्ण होता है 4.90, ठीक है। तो ये Fe+2 का चुंबकीय आघूर्ण आ गया 4.90। अब देखिए आयरन का एक और धनायन होता है Fe+3, आयरन एक तो Fe+2 में होता है और एक Fe+3 में होता है, ठीक है। अब अपन Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ठीक है ना। तो वही पहले आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया, आर्गन 18 3d6 4s2। अब लिखेंगे अपन Fe+3 का, अब +3 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं अपन को, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, है ना। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 तो जाएंगे 4s से, सबसे पहले बाहर वाले के निकालेंगे, तो बाहर वाला कोष है 4s, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले ये 2 निकालेंगे। अब इसके दोनों चले गए, अपन को कितने निकालने हैं 3, तो इसके 2 निकाल देंगे और 3d का 1 निकाल देंगे, तो 3d में बचे 5। तो Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 3d5 4s 0। अब देखिए यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मिलते हैं 3d5, तो 3d के पांचों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं अयुग्मित है, तो Fe+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, ठीक है। तो यहां पे अपन स्मॉल n की वैल्यू रख देंगे 5, ठीक है। 5 + 2 7, 7 इंटू 5 35, ठीक है। अब देखो अपन को पता है रूट 36 का मान होता है 6, तो रूट 35 का मान 6 से थोड़ा कम, और ये मान आता है 5.92 बोर मैग्नेटॉन। तो Fe+3 का चुंबकीय आघूर्ण आ गया 5.92 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। कल अपन ने बताया था यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 आती है तो चुंबकीय आघूर्ण 5.92 होता है, ठीक है। अब देखिए फिर अपन ने दिया था Cu+1, Cu+1 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। तो देखिए पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, ठीक है। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d10 4s1, ये वही स्टार वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जहां पे 4s से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर चला जाता है 3d में, जिससे अधिक स्थायी अवस्था प्राप्त होती है अर्धभरी और पूर्ण भरी। ये 4s की अर्धभरी अवस्था और ये 3d की पूर्ण भरी अवस्था, है ना। तो ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s1 3d10। आर्गन में कितने हो गए 18,
ठीक है। 18 और 1 19, 19 और 10 29 इलेक्ट्रॉन हो गए, कॉपर में 29 होते। अब अपन को क्या दिया है, Cu+1, तो अब अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे Cu+1 का, ठीक है। तो देखिए, यानी यहां से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोष से जाएगा, तो बाहर वाला कोष है 4s, ठीक है। तो देखिए Cu+1 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन 18 3d10 4s 0, तो 4s में 0, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाह्यतम कोष 4s से। अब 3d में 10 है, तो पहले पांचों में एक एक, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित है। तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी, कितनी हो गई, 0, यानी Cu+1 में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। देखो कॉपर की जो उदासीन अवस्था है, कॉपर की उदासीन अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था 1 4s के अंदर, और Cu+1 में वो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0। तो यहाँ पे अपन स्मॉल n की वैल्यू रख देंगे 0, ठीक है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होती है, तो चुंबकीय आघूर्ण का मान भी कितना आता है, 0 आता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 क्यों, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह चुंबकीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करता। जिसके लिए चुंबकीय आघूर्ण 0 आता है वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। आयरन की दो अवस्थाएं की थी, है ना, Fe+2 Fe+3, एक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 आए थे, एक में 5 आए थे, तो दोनों चुंबकीय गुण प्रदर्शित कर रहे थे। अब कॉपर का +1 है, उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण 0 आया है, तो Cu+1 चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करता। अब अपन कॉपर की एक और अवस्था लेंगे Cu+2। कॉपर दो धनायनिक अवस्थाओं में होता है, Cu+1 और Cu+2। अब लेंगे अपन कॉपर की +2 वाली। तो पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 3d10 4s1। अब अपन लिखेंगे Cu+2 का। अब Cu+2 कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा 4s से और एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3d से। तो 3d में कितने हो गए, 9। अब 3d में 9 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो पहले पांचों में एक एक, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, तो ये 3d में 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है 3d_Z² में, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, अयुग्मित है, तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो देखो Cu+1 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था 0 और Cu+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है 1, यानी Cu+1 चुंबकीय गुण नहीं दर्शाता और Cu+2 चुंबकीय गुण दर्शाता है। तो यहाँ स्मॉल n की वैल्यू 1 रख देंगे, तो 1 + 2 3, 3 × 1 3, √3। अब √4 का मान होता है 2, तो √3 का 2 से थोड़ा कम, ये आता है 1.73 बोर मैग्नेटॉन। तो Cu+2 का चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है 1.73 बोर मैग्नेटॉन। क्यों, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आती है, 1 आती है, ठीक है। तो यहां से आप बता सकते हो
कि Cu+1 है वो चुंबकीय गुण नहीं दर्शाता, इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है, जबकि Cu+2 ये चुंबकीय गुण दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चुंबकीय आघूर्ण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से बता सकते हो। अब देखिए, कोस जो होते हैं KLMN में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का सूत्र होता है 2n²। ठीक है, और यहां पे जो स्मॉल n है वो क्या है, कोस को कौन सी क्वांटम संख्या व्यक्त करती है, मुख्य क्वांटम संख्या, और मुख्य क्वांटम संख्या को किससे शो करते हैं, स्मॉल n से, है ना। तो स्मॉल n यहां पे है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है ना। तो कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो सूत्र होता है 2n², उसमें स्मॉल n है वो मुख्य क्वांटम संख्या होती है। क्यों? क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या किसको व्यक्त करती है, कोस को व्यक्त करती है, इसलिए उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के फॉर्मूले में क्या होता है, स्मॉल n होता है। ठीक है ना। अब यदि अपन K कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो K कोस के लिए स्मॉल n की वैल्यू 1, तो K कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, L कोस के लिए स्मॉल n की वैल्यू 2, तो 4, 2 की घात 2, 4 गुणा 2 8। ठीक है, M कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन तो 3 की घात 2 9 गुणा 2 18, तो M कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18, N कोस में अब यहाँ पे स्मॉल n का मान 4 रख दिया, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 2 32। ठीक है, तो K L M N इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस प्रकार से होती है 2 8 18 32। अब देखो
ये इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस प्रकार से होती है। अब देखो अपन को पता है जो पहला कोष है के कोष है ना, उसमें केवल आता है 1s। पहले कोष में केवल कौन सा उपकोष आता है 1s, और s कोई भी हो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ते हैं 2 बढ़ते हैं है ना, तो इसलिए के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। अब देखो जो दूसरा कोष है L, उसमें एक तो आता है 2s और एक आता है 2p। अब s 2s में 2, 2p में 6, s में अधिकतम 2, p में अधिकतम 6 है ना, तो ये तो k कोष हो गया, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। ये दूसरा कोष जिसमें 2s और 2p आते हैं, ये L कोष हो गया है ना, और L कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, 2 और 6 8 हो गए, 8 हो गया। अब तीसरे कोष में 3s आता है, 3p आता है और 3d आता है, ये 3 आते हैं, तो 3s में 2, 3p में 6, 3d में 10, तो कितने हो गए 2 6 8, 8 और 10 18, तो ये तीसरा कोष हो गया m कोष जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो गए 18 है ना। अब देखिए चौथे कोष में कितने आए अधिकतम 32, तो देखो चौथे कोष में 4s आता है, 4p आता है, 4d आता है और 4f आता है। f 4 से स्टार्ट होता है ना, तो चौथे कोष में ये 4 आते हैं, तो s में अधिकतम 2, p में अधिकतम 6, d में अधिकतम 10 और f में अधिकतम कितने होते हैं 14। f में 7 कक्षक होते हैं, 1 में 2 तो 7 में 14, तो देखो 14 और 10 24, 24 और 6 30, 30 और 2 32, तो ये चौथा कोष हो गया n कोष और उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32। तो इस प्रकार से इन कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। K कोष में 2, L कोष में 8, M में 18, N में 32। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। अब देखिए अब अपन करेंगे उपकोष। उपकोष होते हैं S P D F। उपकोष S P D F में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और उपकोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र होता है 4l + 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या के सूत्र में कौन सी क्वांटम संख्या आ रही है, l, स्मॉल l है ना, और स्मॉल l कौन सी क्वांटम संख्या होती है, दिगंशी क्वांटम संख्या। और उसके फॉर्मूले में दिगंशी क्वांटम संख्या क्यों आई, क्योंकि अपन को पता है
उपकोष को कौन सी क्वांटम संख्या व्यक्त करती है? दिगंशी क्वांटम संख्या। तो यहां पे स्मॉल l बराबर है दिगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अपन S उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या देखेंगे। तो S उपकोष के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान कितना होता है? 0 होता है। तो 4 गुणा 0 0 प्लस 2, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। और अपन जानते हैं S उपकोष कोई भी हो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 2 भरे जाते हैं। फिर P उपकोष, अब P उपकोष के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 1 होता है। तो 4 गुणा 1 प्लस 2, तो 4 गुणा 1 4, 4 प्लस 2 6, तो कितने आ गए? अपन को पता है कोई भी P उपकोष हो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ते हैं? 6 बढ़ते हैं, है ना। D उपकोष, अब D उपकोष के लिए दिगंशी का मान होता है 2। तो 4 गुणा 2 प्लस 2, 4 गुणा 2 8, 8 प्लस 2 10। और अपन को पता है D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 5 में 10 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी D उपकोष हो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 भरते हैं अपन, तो यह अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 10। फिर है F उपकोष। ठीक है, तो F उपकोष के लिए दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान 3 होता है। तो फॉर्मूले में रख देंगे स्मॉल l की जगह 3। तो 4 गुणा 3 12, 12 और 2 14। तो अपन को पता है F उपकोष में 7 कक्षक होते हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 7 में 14 इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी F उपकोष हो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14, है ना। तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हो उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन से सूत्र से बताई जाती है? 4l + 2 से, जहां l है दिगंशी क्वांटम संख्या, क्योंकि उपकोष को कौन सी क्वांटम संख्या व्यक्त करती है? दिगंशी। तो S में 2 आ गए, P में अधिकतम 6, D में अधिकतम 10, F में अधिकतम 14। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना केमिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो कंप्लीट है। इसके बिना अपन आगे की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं ये आप अच्छी तरह से कवर कर लेना। नेक्स्ट क्लास में अपन न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।